Very good morning, dear students, and this is the next video on theory of demand. और इससे पहले की वीडियोस में हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने स्लोप ऑफ डिमांड कर्व देखा था, जिसमें लीनियर कर्व के ऊपर और हाइपरबोला मतलब कर्व्ड जो डिमांड कर्व है उसके ऊपर हमने स्लोप को पढ़ा था. नाउ दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, तो उन परिस्थितियों का हम अवलोकन करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क. जब हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड हमेशा ध्यान देंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी और डिमांड ऑफ द सेम कमोडिटी की बात करता है. और वो रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप क्या है? वो इनवर्स रिलेशनशिप है. प्राइस बढ़ेगा, डिमांड विल फॉल. प्राइस घटेगा, डिमांड विल इंक्रीज. दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड. सो इट इज अ प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. जनरली लॉ ऑफ डिमांड एग्जिबिट्स निगेटिव रिलेशनशिप. कैसा रिलेशनशिप बताता है? निगेटिव रिलेशनशिप, जो कि आप यहां देख रहे हैं. But in certain cases, law of demand is not applicable. कुछ ऐसे केस है जहां लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है. Here the reverse happens. उल्टा होता है. A rise in price results in more demand. ठीक है? A rise in price rise हो रहा है, रिजल्ट इन मोर डिमांड. तो ये जो नीचे हमने मार्क किया है ये नीचे न होकर ऊपर ही जाएगा, मतलब ये भी ऊपर और डिमांड भी ऊपर. प्राइस भी ऊपर, डिमांड भी ऊपर. ओके, एंड वाइस वर्सा. प्राइस अगर डाउन हो रहा है तो डिमांड भी डाउन होगा. ओके, ये यहां इसकी बात हो रही है. दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी. सो अब एक्सेप्शंस क्या है? गिफेन गुड्स. गिफेन रॉबर्ट गिफेन थे, उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपना जो सर्वे किया. हम क्लास 11 में बच्चों को सर्वे पढ़ाते हैं, देते हैं, तो बच्चे उसका महत्व नहीं समझ पाते. लेकिन देखिए, एक सर्वे ने अमर कर दिया रॉबर्ट साहब को, और जिस गुड्स के ऊपर सर्वे किया उन्होंने उसको गिफेन गुड्स का नाम उन्होंने दिया. और जब तक हम डिमांड पढ़ेंगे तब मतलब हमको रॉबर्ट गिफेन को याद करना पड़ेगा. तो इसी को हम गिफेन गुड कहते हैं. दीज आर हाईली इंफीरियर गुड्स. वो कैसी गुड थी? इंफीरियर गुड थी. इन केस ऑफ विच प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव. तो गिफेन गुड के संबंध में प्राइस इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है. गिफेन गुड वो गुड है जो कि इंफीरियर क्वालिटी की होती है. द पॉजिटिव रिलेशनशिप वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज बाई सर रॉबर्ट गिफेन. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड गिफेन गुड्स. सर रॉबर्ट गिफेन ऑब्जर्व्ड दैट the wage earners in British purchases more of a bread when its price increased. अब ब्रेड यहाँ पर गिफेन गुड है, मतलब इंफीरियर गुड है, और जब इसकी कीमतें बढ़ती थी ब्रेड की तो उसका कंजम्पशन बढ़ जाता था. ऐसा क्यों होता था? They cut down their expenditure on the superior goods and to maintain the minimum consumption level they purchased more of bread. जो superior goods जो थी, okay, they cut down their expenditure on अदर सुपीरियर गुड्स. जो दूसरी अदर सुपीरियर गुड्स थी उसके ऊपर जो उनका खर्च होता था उसको कम कर देते थे, और मेंटेन द मिनिमम कंजम्पशन लेवल, जो न्यूनतम जो भोग का जो स्तर है उसको बनाए रखने के लिए वो कंजम्पशन बढ़ा देते थे ब्रेड का. दे परचेज्ड मोर ऑफ ब्रेड. सर गिफेन नेम्ड हिज ऑब्जर्वेशन एज अ गिफेन पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास. क्या होता है? विरोधाभास मतलब अपोजिट. ओके, जैसा कि अपोजिट क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा. ये एक नेचुरल रिलेशनशिप है लॉ ऑफ डिमांड का. और अपोजिट रिलेशनशिप क्या हुआ कि प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है. इसी की बात हम गिफेन गुड्स के माध्यम से करते हैं. गिफेन गुड्स के माध्यम से इसकी बात करते हैं. सर गिफेन नेम्ड हिज ऑब्जर्वेशन एज ए गिफेन पैराडॉक्स एज दिस बिहेवियर वॉज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं. When their price falls, purchasing power of consumer rises. जब उसकी कीमतें घटती हैं तो क्या होता है?
कंज्यूमर की परचेजिंग पावर घटती है। मान लो कि एक पोटैटो है, पोटैटो पहले 10 रुपये था, अब 5 रुपये हो गया। ओके, और कंज्यूमर के पास 10 रुपये था टोटल, पहले 1 केजी परचेज करता था, नाउ ही इज 2 केजी, मतलब रियल इनकम बढ़ गई। दैट्स व्हाट पॉइंट हियर। व्हेन देयर प्राइस फॉल्स, परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर राइजेज एंड ही बाइज लेस ऑफ इट एंड यूजेज एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर टू बाई सुपीरियर गुड्स। ये ऐसा लेस ऑफ, अब सामान्य अगर गुड होता तो अगर कीमत घट रही है, जैसे पोटैटो सामान्य गुड है, नॉर्मल गुड है, अगर वो उसकी कीमत घट रही है तो कंज्यूमर क्या करता, 2 केजी परचेज करता, पहले 1 केजी परचेज कर पाता था, नाउ ही कैन परचेज 2 केजी। ओके, बट हियर द ब्रेड इज नॉट नॉर्मल गुड इन ब्रिटेन। जो इंग्लैंड में जो नॉर्मल गुड नहीं था, ओके, तो उसमें क्या हुआ कि जब वो कीमतें उसकी घटी तो उसको न कंज्यूम करके वो जो पैसा जो सरप्लस हुआ उसको उसने दूसरी जगह खर्च किया। ओके, व्हेन देयर प्राइसेस फॉल्स, ब्रेड की कीमतें घटी, परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर राइजेस, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ गया। ही बाइज लेस ऑफ इट, उसने उसका कंज्यूमशन घटा दिया, एंड ही यूजेज एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर टू बाई सुपीरियर गुड्स, उसने अच्छे गुड को खरीदना प्रारंभ कर दिया। वे इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, व्हेन देयर प्राइसेस राइजेस, और अपोजिट क्या हुआ कि जब उसकी कीमतें बढ़ी, परचेजिंग पावर गोज डाउन, उसकी परचेजिंग पावर घट गई, द कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ इट, इसकी ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंजम्पशन परचेज करने लगा, एज ही लिव्स मेनली ऑन इट, क्योंकि वो मुख्य रूप से उसी पर निर्भर था, एंड कैन नॉट बाई एज मच ऑफ द सुपीरियर गुड्स, तो जो सुपीरियर गुड्स के ऊपर जो खर्चे थे उस सुपीरियर गुड्स को खरीदना बंद करके उसकी कीमतें, इंफीरियर गुड्स की कीमतें बढ़ने के बावजूद भी मिनिमम लेवल ऑफ जो कंजम्पशन है उसको मेंटेन करने के लिए इंफीरियर गुड्स की मात्रा को बढ़ा देता है। एक बार फिर देख लेंगे, व्हेन देयर प्राइसेस राइज, व्हेन गिवन गुड्स और व्हेन इंफीरियर गुड्स प्राइसेस राइजेस, परचेजिंग पावर गोज डाउन, the consumer buys more of inferior goods as he lives mainly on inferior goods and cannot buy as much of the superior goods as before. Okay, assuming that he buys combination of given goods and superior goods, okay, as before, so given goods being comparatively cheaper is substituted for superior goods even at its high prices. Okay, आई होप इट इज क्लियर। ध्यान में क्या रखना है कि अगर वो इंफीरियर गुड है, ध्यान से देखेंगे, इंफीरियर गुड है, हमने क्या लिखा, इंफीरियर गुड है। ओके, तो इंफीरियर गुड अगर है तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, उसकी कीमतें घटेंगी डिमांड भी घटेगा। पॉइंट क्लियर, ठीक है। दूसरा, अगर नॉर्मल गुड से, जो कि लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, अगर वो नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, दैट्स लॉक कर दिया। आई होप दैट इज नो कंफ्यूजन। चलिए क्लियर। ओके ओके, अगर न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखना चाहते हैं देख लीजिए। न्यूमेरिकल एग्जांपल है, कोई भी कंज्यूमर जाता है मार्केट में तो ही हैज सर्टेन मनी, दैट इज मनी इनकम। ओके, हर वस्तु की एक कीमत होती है, 2 वस्तुएं हैं, एक इंफीरियर गुड है, दूसरा सुपीरियर गुड है। ओके, नाउ सेम थिंग, अ कंज्यूमर कंज्यूम्स 2 गुड्स ए एंड बी। गुड बी इज ए गिवन गुड, गुड बी क्या है, गिवन इंफीरियर गुड है, उसकी कीमत क्या है 10 रुपीज। गुड ए क्या है, नॉर्मल गुड है, उसकी कीमत क्या है 20 रुपए। एक नॉर्मल है, एक सुपीरियर, मतलब नॉर्मल समझ लिया। एक इंफीरियर गुड है, दूसरा सुपीरियर गुड है, ये नॉर्मल गुड है। हिज बजट फॉर 2 गुड्स इज 120, मतलब टोटल पैसा जो है कितना 120। अब इसमें कुछ इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि कितनी मात्रा, ये कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है, 10 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 120 आएगा ना, जैसे 30, और यहाँ पर वो कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा 90, तो इसमें कॉम्बिनेशन थोड़ा पड़ेगा ना, 90 प्लस 10 4 करता हूँ, 10 इंटू 4 40 और 10 इंटू 20 इंटू 4, तो ये कितना हुआ, ये 40 हुआ और ये हो गया 80 हुआ, तो 80 प्लस 40 120, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन ये होगा। इस तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मान लो हमने लिया 20 इंटू 4
20 इंटू 5 तो 20 25 100, ये 100 हो गया। और ये 100 यहाँ 20 इंटू 2 ये 20 हो गया। तो 20 प्लस 100 ये भी 120 हो गया। इस तरीके से हम कई कॉम्बिनेशंस जिसमें नंबर ऑफ गुड्स ऑफ एक्स, ये नंबर ऑफ गुड्स हो गया, ये भी नंबर ऑफ गुड्स हो गया, वाई नंबर ऑफ गुड्स ओके। तो इस तरह कोई भी कॉम्बिनेशन हम निकाल सकते हैं। हम देखते हैं गुड बी इज गिवन गुड, प्राइस ₹10 per unit. Good A is normal good, price ₹20. His budget for 2 goods is 120. Okay. Minimum requirement of 2 goods is 7. Minimum requirement क्या है? दोनों गुड का कम से कम 7 होना चाहिए। अभी हमने इस चीज को ध्यान नहीं दिया, हालांकि वो मेंटेन हो गया। ओके तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 7 गुड्स उसको मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम इतना होना चाहिए। सो बिफोर राइज इन प्राइस ऑफ गुड बी, जब उसकी कीमतें नहीं बढ़ी हैं, हिज कंजम्पशन बंडल इज 5:2। ठीक है, बिफोर राइज इन प्राइस ऑफ गुड बी, वो 5 गुड बी 5 और 2 कंजम्पशन बंडल उसका क्या बनता है? 2 का बनता है। कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी दो हमारे पास हैं। कंज्यूमर ए कंज्यूम करता है 2 गुड, गुड ए एंड गुड बी, तो उसका एक कंजम्पशन बंडल क्या बनता है? 5 और 2 का। एक्सपेंसेस ऑन गुड ए प्लस एक्सपेंसेस ऑन गुड बी इज इक्वल टू इनकम। तो 20 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2, जैसा कि हमने अभी पिछले दिखाया था आपको। तो 20 इंटू 5 100 हो गया। ये कितना हो गया? 100 बाई नहीं है ये, मतलब ये अपॉन नहीं है, ये स्लैश नहीं है, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये और ये कितना हुआ? 20। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है गुड्स की कितनी होगी? 5 प्लस 2 7 हो गया। ये 5 और ये 2, 5 प्लस 2 जो 7 गुड्स हो गया। ओके और ये यहाँ 100 है, ये 20 था, 100 प्लस 20 120 हो गया, जो कि उसका मनी इनकम था। तो ये एक बंडल ये बन गया 5 और 2 से। दूसरा है ये प्राइस ऑफ गुड बी, अगर गिवन गुड का प्राइस राइज हो जाए, बढ़ जाए, अब वो पहले 10 था, 10 से कितना हो गया? वो 15 हो गया। ओके तो नो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ए, और ए की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। हिज कंजम्पशन बंडल चेंजेस 3-4। ठीक है, उसका कंजम्पशन बंडल चेंज हो गया 3:4। ओके ही बाइज मोर ऑफ गुड बी, ठीक है, इंक्रीज इन इट्स प्राइस। ठीक है, इंक्रीज इन इट्स प्राइस। एक्सपेंसेस ऑन गुड ए प्लस एक्सपेंसेस ऑन गुड बी इज इक्वल टू इनकम। अब 20 प्लस 3 जैसे पहले देखा उसी तरह अब प्राइस राइज हो गया है। ओके तो प्राइस यहाँ देखो राइज दिखाया जा रहा है, इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 है, तो कितना हुआ? 60 यहाँ पर आ गया 60, और यहाँ 15 4 जा 60। ओके तो 60 प्लस 60 120 हो गया। तो टोटल मनी इनकम इतना ही रहा। अब उसने हम क्या देखते हैं, अगर प्राइस बढ़ा है तो उसका कंजम्पशन, देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स भी बढ़ गया है। पहले 2 यूनिट्स परचेज करता था, नाउ प्राइस बढ़ने के बाद वो 4 यूनिट्स परचेज कर रहा है, तो 120। तो हमने क्या देखा कि अगर प्राइस गिवन गुड है तो प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। 2 से 4 हो गया। सो ही बाइज मोर ऑफ गिवन गुड्स एज इट्स प्राइस राइजेस। आई होप इट इज अ वेरी मच क्लियर। ओके तो पहला हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, वो क्यों नहीं काम करता है? पहला हमने देखा कि गिवन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। दूसरा हमारा पॉइंट है इग्नोरेंस। समटाइम्स आउट ऑफ इग्नोरेंस कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस एक्चुअली हैज गॉन अप एंड मे बाय लेस ऑफ इट्स प्राइस लेस इफ इट्स प्राइस हैज इन फैक्ट गॉन डाउन। तो जो प्राइस कम हुआ हो तब हो सकता है वो वो ज्यादा परचेज कर ले। ठीक है, समटाइम्स आउट ऑफ इग्नोरेंस अ कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस एक्चुअली गॉन अप। जब प्राइस बढ़े तो ज्यादा परचेज कर ले, और प्राइस घटे तो कम परचेज करे। ऐसा हो सकता है, वो कब होगा? जब वो इग्नोरेंट हो, मार्केट के बारे में उसने अध्ययन नहीं किया हो कि मार्केट में प्राइसेस कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, उसको पिछली कीमतों का ज्ञान रहा हो और उसी कीमत के आधार पर उसने ये डिसीजन लिया हो, तो ऐसा इग्नोरेंस के कैटेगरी में आएगा। तो इग्नोरेंस के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। ओके आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। वेवलेन डिस्कस्ड, एक वेवलेन इफेक्ट आता है। वेवलेन डिस्कस्ड दिस एक्सेप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इस इफेक्ट को, वेवलेन को ने मेजर किया, इस एक्सेप्शन को। दीज आर स्टेटस सिंबल। क्या है? स्टेटस सिंबल गुड्स। गुड्स कैसी हैं? स्टेटस सिंबल है, मतलब सोसाइटी में उसकी अपनी इमेज हो जाती है उसको परचेज करने वाले की।
which are demanded more only when their prices is high. उसकी कीमतें वो तभी वो ज़्यादा परचेज की जाती है जब उसकी कीमतें बढ़ी होती है. डायमंड्स, कॉस्टली कारपेट्स, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आती हैं. हैव मोर डिमांड बिकॉज देयर प्राइस इज हाई एज दिस कैरी प्रेस्टीज वैल्यू. ओके, तो ऐसे केस में आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन के केस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है. नाउ फोर्थ पॉइंट, गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टली. अब ऐसे केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है कि ये उम्मीद की जाए कि कीमतें बढ़ जाएंगी. इफ प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर देन पीपल मे बाई मोर इवन इफ द प्राइसेस राइज. जैसा कि कोविड के केस में हमने देखा था, या जब भी कहीं वॉर हो या इस तरह की स्थिति हो तो लोगों को मालूम है कि सप्लाई कम हो जाएगी गुड्स की, तो वो प्राइस बढ़ता है तभी उसको ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं कि कहीं और न बढ़ जाए. सिमिलरली इफ द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल पीपल मे नॉट डिमांड इवन इफ द करंट प्राइसेस आर लो. नेसेसिटीज, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज. बेसिक नेसेसिटीज के केस में लॉ काम नहीं करता है. मेडिसिन की कीमत कुछ भी हो, लोग मजबूरी में ही परचेज करते हैं, लेकिन परचेज करते हैं. जैसे कोविड केस में कोरोलिन जो था बाबा रामदेव का, हालांकि उसकी कीमतें बढ़ नहीं रही थी, लेकिन उस केस में भी ये अगर कीमतें बढ़ेंगी भी, बहुत सारी अंग्रेजी दवाओं के केस में ऐसा हुआ कि कीमतें बढ़ रही थी लेकिन उसको लोगों ने परचेज किया. तो मेडिसिन इसेंशियल जो कमोडिटीज हैं, टेक्स्ट बुक्स, सॉल्ट्स, कुकिंग गैस एक्सेट्रा, मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ दीज गुड्स हैव टू बी कंज्यूम्ड वट एवर मे बी प्राइस हाई और लो. तो ऐसे केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. नेक्स्ट इज अदर एक्सेप्शंस, चेंजेस इन सीजन्स एंड क्लाइमेट कंडीशंस. अगर जाड़े का समय आ गया, विंटर सीजन आ गया और उसकी स्वेटर की कीमतें हाई हो रही हैं लेकिन मजबूरी है मान लीजिए, तो उस वैसे केस में भी हमको मजबूरी में खरीदना पड़ता है. तो चेंजेस इन सीजन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंजेस इन फैशन ट्रेंड्स, ओके, फैशन वगैरह ट्रेंड में भी के केस में भी ये काम नहीं करता है. इमरजेंसीज लाइक फेमिन्स, drought or the curfew etc are some of the other exceptions where law may not hold true. और ऐसे केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. मतलब इन केसेस में भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ सकता है, प्राइस घटेगा तो डिमांड घट सकता है. ठीक है, ये ध्यान रखना होगा. प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगा, मतलब लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक काम नहीं करेगा. लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क. लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क इन सच केसेस. ओके, तो यह आज हमने एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा. सबसे पहले हमने पढ़ा गिवन गुड्स के बारे में बताया कि लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो उसकी डिमांड भी घटेगी. ओके, इन इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर सकता है. ऐसा हो सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड काम ना करे. आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन के केस में भी काम नहीं कर सकता, हो सकता है कि काम ना करे. गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टली, ऐसे केस में भी लॉ ऑफ डिमांड हो सकता है कि काम ना करे. नेसेसिटीज और अदर एक्सेप्शंस आर देयर वेयर law of demand may not work. Okay, so this is all for today. Thank you.